हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सारे दोस्त हमारे अच्छे होंगे, सारे मित्र हमारे जो पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जितनी भी क्लासें अभी तक पढ़ी हैं उनका आनंद और उनकी पढ़ाई आप लोग बेहतर ढंग से ले रहे होंगे। जैसे कि आपको पहली और दूसरी क्लास आपको मिल चुकी है केमिस्ट्री की। आज आपकी तीसरी क्लास है जो धातु और अधातु की क्लास होगी। इस क्लास का भी आनंद आप जैसे कि ले रहे हैं वैसे ही लेते रहेंगे। जितना ज्यादा आप प्यार दे सकेंगे उतना ज्यादा आप प्यार देने की कोशिश करेंगे इस क्लास को भी। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर पर। जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु। तो चैप्टर में क्या है आप सभी देखेंगे। केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, जिसका एक शॉर्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे, एक सरसरी नजर से रिवीजन करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप इस स्लाइड को या इस सेशन को आप सिर्फ देखेंगे और स्क्रीनशॉट पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी ज्यादा बेस्ड थ्योरी ही रहेगी। ज्यादातर आपको इस क्लास में समझाया ही जाएगा, बाकी विशेष कुछ लिखने वाला नहीं है, जिससे कि आप बिना पेपर और बिना पेन के भी आप बैठ कर क्लास ले सकते हैं। चलते हैं आगे क्लास पर। जो आज धातु है, धातु का मैं थोड़ा सा जिक्र ही किए दे रहा हूं कि जो धातु है ये बेसिक धातुओं के क्या गुण होते हैं। तो मैं एक आवर्त सारणी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें टोटल 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व, उस 118 तत्व में जो धातुओं का होता है वो होते हैं 91 धातु का होता है, और अधातुएं जो होती हैं वो होती हैं 22। अधातुएं होती हैं 22, और जो उपधातुएं होती हैं वो होती हैं 5। ये आपका बेसिक नॉलेज था। अब हम चलते हैं धीरे धीरे धातु पर। तो धातु जो क्या है, आप धातु के बारे में सामान्य परिचय जानेंगे कि धातु एवं अधातु सामान्य क्या है। लेड है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सभी क्या है तुम्हारे धातु हैं। और इधर क्या लिखे हैं, डायमंड है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, अधातु हैं। आप छोटी छोटी चीज को, एक एक चीज को आप नोटिस करते रहेंगे। ये है तुम्हारी धातु और वो है तुम्हारी अधातु। आगे बढ़ते हैं। आगे है धातु। आप धातु के बेसिक गुण जानेंगे कि धातुएं क्या होती हैं, धातु का परिचय क्या है, आप ये सब समझेंगे। धातुएं क्या होती है, धातुओं में बहुत सारे गुण होते हैं। धातुएं चमकदार होती हैं। बेसिक जो केमिस्ट्री की क्लास है, तो मैं केमिस्ट्री की क्लास में आपको यही समझाऊंगा कि धातुएं होती, वैसे बेसिक धातुएं होती क्या हैं। तो धातुएं वो होती हैं जो आपने कक्षा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स धातुओं के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश का मतलब जो आउटर लेयर होगी, जिसका फार्मूला 2n² के रूप में होता है, सभी के नॉलेज में आज तक ये बात रही होगी। तो धातुएं वो होंगी जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हों। धातुएं वही कहलाई जाएंगी जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते होंगे। वो हमारी क्या कहलाएंगी, धातुएं। जैसे मैं कह देता हूं सोडियम, इधर लिख लेता हूं। वैसे मैं कह देता हूं क्या, सोडियम। सोडियम क्या होता है, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सोडियम को जो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 8, और तीसरे कक्षक में कितना आएगा, 1। यही होती है बाहरी कक्षा। इसको ही क्या कहते हैं, बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो। यदि 1, 2 और 3 हो रही है जिनकी, तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो सभी तुम्हारे कहलाएंगी धातुएं। अब आ जाता हूं धीरे धीरे, ये आपकी बेसिक जानकारी थी। कह रहा बहुत सारे पदार्थ जिनके कुछ खास गुणों, जैसे धात्विक गुण, चमक, अधात्वर्धनीयता, तन्यता, वैद्युत ऊष्मीय चालकता, ये सब क्या है। जैसे पहला कह दिया चमक, तो धातुओं में चमक होती है। जैसे आपने बहुत सारी धातुएं घर में देखा होगा, लोहा है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, सभी ने देखा होगा। तो इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है।
धातुओं की सबसे विशिष्ट पहचान होगी कि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होगी। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि कोई यह धातु है तो आघात का मतलब है हम उसको उस पर घात करके, यानी कि आघात वर्धनीयता का मतलब है आप किसी चीज को पीट पीट कर उसकी चादर हम बना सकते हैं। जैसे लोहे को आप गर्म करेंगे तो लोहे को गर्म करके उसको पीट पीट के उसको पतली चादर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। तन्यता क्या होती है? तन्यता का नाम है तन्यता, जिसको हम खींच के लंबे लंबे तार बनाया जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता का गुण कहते हैं। विद्युत व ऊष्मीय चालकता, विद्युत का मतलब होता है कि जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए, मतलब करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत। और ऊष्मीय चालकता का क्या मतलब है? ऊष्मा, जैसे मान लेते हैं यदि हीट, जैसे ये पेन है हमारे पास, मान लेते हैं धातु का पेन होता, धातु का पेन होता तो इतना पॉइंट हम गर्म करते तो ये ऊष्मा की चालकता होती है। धातु का पेन होता तो उसमें ऊष्मा की चालकता का भी गुण होता, इतना हिस्सा हम गर्म करते तो ये जो ऊष्मा चालकता का गुण ये कहता कि इतना हिस्सा आप गर्म करोगे तो इधर का जो गर्म पॉइंट है, यहाँ का जो आवेश है वो पूरे पेन में चला जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ की जो ऊष्मा है वो पूरे पेन में चली जाएगी, ये है ऊष्मा चालकता का गुण। ध्वनिक का गुण, ध्वनिक है, ध्वनिक का क्या गुण होता है? ध्वनिक का मतलब यदि किसी हम तत्व पर किसी धातु पर यदि हम आघात करते हैं, किसी धातु को पीटते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अभी आपने जितना भी पढ़ा है कि चमक क्या होती है, तन्यता क्या होती है, आघात वर्धनीयता क्या होती है, ये सब आपने पढ़ा है। अब हम कोशिश करते हैं अधातुओं का बेसिक परिचय। अधातुओं का बेसिक परिचय क्या है? ये बिल्कुल धातुओं से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? हम कह दें कि ये धातुओं से पूर्णतया भिन्न, धातुओं से पूर्णतया भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं से पूर्णतया भिन्न होते हैं, या हम कहते हैं ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे धातुओं में चमक थी, इसमें चमक नहीं है। मैं आगे जिक्र करूंगा कि सर अपवाद भी इसमें होते हैं। इससे जो बोर्ड में क्वेश्चन बनेंगे वो सबसे ज्यादा अपवाद से ही क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे धातुओं में चमक थी, अधातुओं में चमक नहीं है, अपवादों को छोड़ के। अपवाद का मैं जिक्र आगे करूंगा। और क्या होते हैं? धातुओं में तन्यता का गुण था, इनमें तन्यता का गुण नहीं है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण था, इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है। धातुओं में ऊष्मा चालकता का गुण था, इसमें ऊष्मा चालकता का गुण नहीं है। उसमें क्या था कि उसमें धातुओं में यदि क्या नाम थे करंट का फ्लो हो रहा था, यानी कि विद्युत की चालकता थी, इसमें चालकता का गुण नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन सी धातुएं हैं। कह रहा है ये धातु के गुण नहीं पाए जाते, मतलब धातुओं के गुण इसमें नहीं पाए जाते और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि चीजें टूट फूट जाती हैं। जैसे मान लेते हैं हम मिट्टी को लें और उसको डालें, टूट जाएगी तुरंत। तो भंगुरता का गुण का मतलब वो टूटता क्षण भंगुर हो जाती है, अधातु कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन में क्या है, मतलब एग्जाम्पल में क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, या हम कह दें जितनी भी गैसें हैं वो सभी क्या हैं? गैसें, चाहे कोई भी हो वो सभी क्या होंगी? गैसें हैं, वो सभी अधातु में आएंगी। काहे में आएंगी? गैसें सारी अधातु में आएंगी। आप इस जरसो डाउट नहीं होना चाहिए कि सर धातुएं कहाँ जाएंगी, तो धातुएं सारी काहे में आएंगी? अपवाद में आएंगे। सॉरी, धातुएं जितने धातुएं जो कि अधातु है, अधातुओं में क्या आती है? सारी गैसें होती हैं जो अधातुओं में आती हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं, तो मैं उसी का जिक्र कर लेता हूं कि धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण तो लिखा है, देखो भौतिक गुण में धातुओं में कौन सा गुण होता है? लिखा धातुएं चमकदार होती हैं और ये पॉलिश करने पर उज्जवल चमक देती हैं। धातुएं चमकदार का मतलब हमने पहले ही जिक्र कर रखा है कि जिनके बाह्यतम कोश में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो चीजें ज्यादा चमकेंगी। जिनके बाह्यतम कोश में कम इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक चमकदार होंगी। वैसे धातुएं चमकदार होती हैं, कह रहा है पॉलिश करने पर उज्जवल चमक देती है। उज्जवल का मतलब है कि उनसे जो प्रकाश निकलेगा या जो चमक होगी वो आंखों को चकाचौंध करेगी,
उज्ज्वल का मतलब सफेदी, चकाचौंध करेंगी। तो धातुओं में चमकदार होती हैं और इसको पॉलिश करने पर ये उज्ज्वल चमक देती हैं। अधातुओं में क्या होता है, अधिकांश अधातुएं मंद या चमकहीन होती हैं। चमकहीन का मतलब उनमें चमक नहीं होती है। कह रहा है हालांकि कुछ अपवाद हैं, देख लेते हैं कौन कौन से अपवाद हैं। मैं चमकदार पर बहुत सारे अपवाद लिखूंगा, जैसे चमकदार धातुएं सोना हो गई, सोना, चांदी, सोडियम, ये सब क्या है, चमकदार हैं। और जो चमकदार नहीं होती हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई चमकदार नहीं है तो कार्बन हो गया। कार्बन तो सभी जानते होंगे सर, कार्बन हम कोयलों को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोयले को। ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। ये जब चीजें याद रहेंगी कि आगे हम और गुण पढ़ेंगे इनके कि सर धातुओं के और भी गुण होते हैं। तो धातुओं के और गुण क्या है, कह रहा है देखो धातुएं चमकदार होती हैं, पॉलिश करने पर उज्जवल चमक देती हैं। तो रिपीटेड हो गया। रिपीटेड का मतलब इसमें कुछ अपवाद थे कि धातुओं में कुछ अपवाद थे कि चमकहीन होती हैं। हालांकि कुछ अपवाद हैं, जैसे लेड, लेड का नाम सुना है, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, और क्या नाम है, सिल्वर हो गया, कार्बन हो गया। हाँ, एक अपवाद का मैं जिक्र यहां पर किए दे रहा हूं, डायमंड। डायमंड जो है एक अधातु है। ये क्या है, इसको मेन इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। डायमंड क्या है, डायमंड एक अधातु है। ये क्या है, अधातु है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही है। डायमंड जो है वो अधातु है। और डायमंड ये चमकदार भी होता है। क्या होता है, ये चमकदार होता है। अच्छा, ये चमकदार है सर, लेकिन चमकदार तो आपने धातु में बताया है। तो धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। ये अपवाद हैं। गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, कार्बन है, ये सभी क्या हैं, ये सभी अपवाद में आएंगे। इस चीज का भी आप जिक्र दिमाग में हमेशा रखेंगे कि ये हाँ, तो जो हमने बताया डायमंड, वो डायमंड एक अधातु है और ये चमकदार होते हैं। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। आगे जो है तो धातुओं के कुछ रासायनिक गुण हैं। रासायनिक गुणों में क्या होता है, तो धातुओं के रासायनिक गुण पर मैं देखता हूं कि आगे आपने धातुओं के रासायनिक, अभी तक आपने भौतिक गुण पढ़ा था जिसमें आपको पता था कि चमकदार होती हैं, इनमें तन्यता का गुण होता है, इनमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है। तो हम धीरे धीरे इन चीजों पर जिक्र कर रहे थे। अब हम आते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण पर, कि धातु के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। लिखा है धातु का ऑक्सीजन से यदि अपक्रिया कराते हैं तो जब धातु को हवा में जलाया जाता है तो उससे संबंधित ऑक्साइड बनता है। कहने का मतलब है यदि कोई धातु है, देखो लिखा हुआ है, यदि कोई धातु है उसकी ऑक्सीजन से मैं क्रिया कराता हूं तो धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे मान लेता हूं मैं मैग्नीशियम धातु ले लेता हूं, प्लस ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराता हूं तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे 2 लगाऊंगा जिसके लिए यहां वैलेंसी हो जाएगी। ये क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिखा अधिकांश धातुओं का यह गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात धातु को हवा में जलाने पर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कुछ मेटल ऑक्साइड, मेटल का मतलब वही जो धातु तुमने पढ़ के आया है, मेटल का मतलब धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम की हमने क्रिया ऑक्सीजन से कराई है तो ये क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। बच्चों क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। आप इसकी जगह पर कोई भी तत्व ले लें, चाहे मैग्नीशियम ले लें, चाहे सोडियम ले लें, चाहे कैल्शियम ले लें, कोई भी लेके आप ये बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला जो इनका धातुओं के जो जल के साथ अभिक्रिया होती है ये भी मैं देख लेता हूं कि सर धातु जो होती है वही धातु मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब क्या देती हैं, तो लिखा है कि अभिक्रिया में संबंधित मेटल ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस,
इनकी जब देखो मेटल की जब अभिक्रिया आप जल से कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड भी निकलेगी और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। देख लो यहाँ पर सोडियम की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनता है, ऊपर लिख दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, और क्या ये है, हाइड्रोजन गैस बनती है। वैसे कैल्शियम की क्रिया जब जब से कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये सोडियम ऑक्साइड चेंज करते हैं, सोडियम ऑक्साइड, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड। लिख देते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे धातुओं की क्रिया जब आप जल से कराओगे तब क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला है लोहे में जंग लगना। हाँ, लोहे में जंग कब लगती है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और एक एक चीज को सुर्खियों तक लेके जाएंगे। जैसे मान लेते हैं लोहे में जंग कब लगती है, तो इसका जिक्र मैंने पिछले चैप्टर में किया था, इस चैप्टर में भी करता हूं कि लोहे पर जंग कब लगेगी, जब लोहा हवा यानी कि ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आएगी तब लोहे में जंग लगेगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई लोहा है और उससे काम ना लिया जाए, रखा हो या पानी के संपर्क में आ रहा हो, हवा तो चल ही रही है, सब कहीं हवा होती ही है, वैक्यूम ना हो, बस वैक्यूम का मतलब यह है कि निर्वात ना हो। यदि निर्वात नहीं होगी तो उसमें हवा आराम से फ्लो करेगी। तो हवा हो और उसमें नमी हो, हवा और नमी के संपर्क में आने से चीजें में जंग लगता है। अच्छा, जब चीजों में जंग लग जाता है, मान लेते हैं कोई भी चीज होगी तो जंग लग जाएगा तो वो चीज खराब हो जाती है। सभी जानते हैं कि वो चीजें खराब हो जाती है। खराब कैसे होंगी, मान लेते हैं लोहा है, नया लोहा लाएं और रख दें और हवा के संपर्क में आता रहे, ऑक्सीजन के संपर्क में आता रहे, हवा लगती रहेगी और वो खराब होता रहेगा, उस पर धूल कण मिट्टी सब जमती रहेगी और उसका वजन बढ़ता रहेगा। और जब कबाड़ी वाला आएगा उसको एक बार पटकेगा, सारी क्वालिटी खत्म उसकी। तो इसमें क्या लिखा है आप पढ़ लेते हैं। लिखा है जब लोहे से बने सामान नमी व हवा और ऑक्सीजन के संपर्क में प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे का भूरे रंग की परत चढ़ जाती। भूरे रंग की परत का मतलब है, आप देखते हैं भूरा, यदि लोहा है तो भूरे करके रेड हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारी चीजें, कॉपर होगा तो हरा हो जाएगा, सोना होगा तो हल्का हरा परत चढ़ जाएगी। सोना तो सभी जानते होंगे, चांदी होगी तो काली पड़ने लगती है। तो कहने का मतलब है यदि कोई भी धातु हवा के संपर्क में और नमी के संपर्क में आएंगी तो चीजों पर परत चढ़ जाती है, जिसको हम संक्षारण कहते हैं। ये सभी जानते हैं, ये सबके घर परिवार की बात है, सबके आसपास सबके जान परिचय की बात है। ये सब लोगों ने सोना चांदी ये सब देखा होगा, कॉपर देखा होगा, लोहा देखा होगा। जो भी हवा और नमी के संपर्क में आएगा वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा। वैसे ही सोने में रिएक्ट करता है तो उसको सुनार अलग कर देता है, वो एक्वारेजिया में मिला के अलग करता है। एक्वारेजिया एक ऐसा पदार्थ है जो सोने को गला देता है बड़ी आराम से, वो एक्वारेजिया होता है। गहरा भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने के कारण आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 यही आयरन ऑक्साइड है। जो लोहा है देखो ऑक्सीजन से क्रिया करके और जल से क्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड और जल के अणु बनाता है। ये तुम्हारी रिएक्शन है लोहे में जंग लगना। इसमें तुमको बहुत सी चीजें अभी देखने को नहीं मिली होंगी। जैसे मैंने आपको धातु पढ़ाया है, अधातु पढ़ाया है। एक मैं जानकारी बेसिक आपको धातु अधातु की वन शॉट में दे रहा हूं, एक ब्लैंक स्लाइड लेके, जिससे आपके समझ में अच्छा आएगा। एक वन शॉट में आपको दे रहा हूं कि जैसे धातु है, धातु पेन नहीं बदले हैं भाई,
धातु, धातु की जानकारी दे देता हूं। तो जो धातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत के सुचालक का मतलब हमने तुमको बता रखा है कि धातुओं में जो करंट होता है वो आसानी से फ्लो होता रहता है। और हमने बताई थी कि धातुओं में जो चमक होती है, क्या होती है? धातुओं में चमक, धातुओं में चमक इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, के कारण होती है। ये हो गया कि जो धातुओं में जो क्या नाम है, धातुओं में जो चमक होती है इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। और जो होता है कि धातुओं का जो तापमान, धातुओं का तापमान का मतलब क्या है कि धातुएं जो हैं, धातुएं एक कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था का मतलब कमरे का तापमान कितना होता? कोई बच्चा हमको बता सकता है? कमरे का तापमान होता है सर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ना कम होता है और ना ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कमरे का टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, और ये इससे ना कम होगा ना इससे ज्यादा, ना ज्यादा ठंडी होगी और ना ज्यादा गर्मी होगी। कमरे का टेम्परेचर जैसे आप रूम में इस टाइम कंफर्ट फील कर रहे होंगे, ना ठंडी लग रही होगी और ना गर्मी लग रही होगी, तो जो इस टाइम का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर कहा जाता है। गर्मियों के टाइम में वो गर्मी का लेवल बढ़ जाता है और सर्दियों के टाइम में वो कमरे का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसी को रूम टेम्परेचर कहते हैं। ना ज्यादा गर्मी और ना कम ठंडी। कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसमें लिखा है कि धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहती है, तो इसका एक अपवाद सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला है। ये अपवाद क्या है कि सर कमरे के तापमान पर सारी जो धातुएं हैं वो सब काहे में होंगी? ठोस में होंगी। एक जो धातु है आपकी वो काहे में होती है? वो तुम्हारी होती है लिक्विड फॉर्म में। वो द्रव में क्या होती है? वो होती है पारा। नाम तो सुना होगा पारा, जिसको हम Hg से प्रदर्शित करते हैं, Hg, और इसको दूसरा नाम जो है वो है मरकरी। ये किस फॉर्मेट में रहता है? ये द्रव फॉर्मेट में हमेशा रहता है। ये आप सभी जानते होंगे कि जो अपवाद है वो पारा, ये Hg इसका सिंबल है। इस Hg क्या है? Hg इसका सिंबल है, और मरकरी इसका जो व्यवहारिक नाम है वो है मरकरी, और ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है? द्रव फॉर्मेट में रहता है। तो विद्युत की सुचालक हो गई, धातुओं में चमक हो गया, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहती हैं, और इनका अपवाद जो है वो पारा है। और जो एक है कि धातुओं में धातुओं का घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? धातुओं का घनत्व अधिक होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है। धातुओं के घनत्व का मतलब क्या है कि जी धातुओं में घनापन, जो चीज ज्यादा ही घनी होगी, घना का मतलब आप सभी देखते होंगे कि जो चीज जितनी घनी होगी वह वस्तु उतनी ही कठोर होगी। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि जो धातु, अधातु और ये सब पढ़ा होगा, तत्व यौगिक भी पढ़ा होगा, ठोस द्रव गैस भी पढ़ा होगा। तो ठोस द्रव गैस में आपको पढ़ाया होगा
कि ठोसों का जो घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है और जो गैसों का घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। वैसे ही आपने इसमें पढ़ा कि इनका घनत्व जो है वो बहुत अधिक होता है। घनत्व का मतलब है कि इनके कणों के बीच जो घनापन है, मान लेते हैं एक डब्बा ये है और एक डब्बा ये है और एक डब्बा ये है, इसमें मान लेते हैं इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब जितने डिब्बे उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर घने कौन बसे हैं? घनत्व का मतलब घना कौन है? तो जिसका जो ज्यादा घना उसका घनत्व ज्यादा। तो इसमें घनत्व किसका ज्यादा है? इसका, यानी कि घनापन जो है, घनापन वो किसका है? ये है इसका। तो धातुओं का जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है। ऐसी बहुत सी चीजें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। अच्छा, जो इनका गलनांक होता है धातुओं का, तो धातुओं का गलनांक जो है वो उच्च होता है। कहाँ लिख देता हूं? यहां लिख देता हूं कि धातुओं का गलनांक, धातुओं का गलनांक उच्च होता है। उच्च होती हो गया, उच्च होता है। धातुओं का गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है, उच्च होता है। धातुओं का गलनांक उच्च होता है तो सधातुओं का गलनांक होता कितना है? हाँ, ये एक अलग अलग तत्व, अलग अलग क्या नाम है, धातु पर डिसाइड करता है कि ये जो धातु है इसका टेम्परेचर कितना होगा, लोहे का कितना होगा, सोना का कितना होगा, चांदी का कितना होगा, मैग्नीशियम का कितना होगा, सोडियम का कितना होगा। ये सब इनकी क्वालिटी पर डिसाइड करते हैं, सब अलग अलग होते हैं। जैसे आपने नॉर्मल जो पढ़ा होगा गलनांक, गलनांक का मतलब है कोई चीज कितने टेम्परेचर पर गलेगी। तो हम मान लेते हैं लोहा, लोहा 100 पर नहीं गलेगा। 100 पर तो पानी बॉयल होता है। पानी आप लोहे की कढ़ाई में आप बॉयल कर सकते हैं, यानी कि आप कढ़ाई को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 से कुछ ज्यादा दे सकते हैं, उसमें गला तो नहीं सकते कढ़ाई को। तो उसमें क्या होता है, लोहा का जो टेम्परेचर है उसको चाहिए 800 से ज्यादा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसमें लोहा गलता है। ऐसे ही अलग अलग क्वालिटी के तुमको ये धातुएं मिलती रहेंगी जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता रहेगा। धातुओं में जंग भी लगता है, ये तो अभी हमने आगे जिक्र कर चुके हो कि धातुओं में जंग भी लगता है। आगे जो पेज मैं ऐड करूंगा वो अधातु का पेज रहेगा। क्या रहेगा? अधातु के बारे में। मैं ये बेसिक जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि सर अगर जो आपको कुछ याद ना रहे तो आप इस जो मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूं इससे आपको चीजें क्लियर रहें। तो क्या होता है देख लेते हैं। अधातु, अधातु जस्ट उसमें चमक थी, इसमें चमक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? चमक नहीं होती है। और जो हमने दूसरा पॉइंट इसमें लिखाया था कि धातुएं कठोर होती हैं, तो अधातुएं जो हैं वो कठोर नहीं भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। इनका एक अपवाद भी ध्यान में रखेंगे। वो अपवाद क्या है? अपवाद देख लेते हैं। अपवाद, जब सब धातुएं भंगुर होंगी तो एक अपवाद भी होगा। वो अपवाद क्या है? अपवाद में आप सुने होंगे ग्रेफाइट का नाम। क्या नाम है? ग्रेफाइट या ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट जो होगा ये वाकई में एक है क्या? अधातु है, लेकिन ये कैसी होती है? ये सॉलिड होती, मतलब ठोस होती है। और लगभग जितनी भी अधातुएं होंगी वो सब कैसी होंगी? किसी ना किसी फॉर्मेट में होंगी, बट ठोस नहीं होंगी। ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है? ठोस होता है। इस चीज का भी आप जिक्र करेंगे। अच्छा, ग्रेफाइट कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं तो मैं ग्रेफाइट को आज दिखा देता हूं कि ग्रेफाइट होता कैसे। ग्रेफाइट जो आप देखे होंगे, पेंसिल, पेंसिल तो देखे होंगे सर। हाँ, वही पेंसिल जो आप बचपन में ऐसे पकड़ के और मुंह से उसको दाब देते होंगे,
वही पेंसिल है। जो इधर से लिखने वाला तो ठीक है सर, कुछ लोग इधर से भी छील देते थे, इधर भी मुन हो जाती थी, इधर साइड भी मुन हो जाती थी। वो जो मुन होती है पेंसिल की मुन, ये वाली पेंसिल की मुन, उसको ही कहते हैं। वो काहे की बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की मुन। हाँ, मुन तो समझ में नहीं आया होगा कुछ को, सर वो हिंदी भाषा यूज कर दिए सर, मम्मी वाली भाषा नहीं है। मुन को कहते हैं नोक, आपकी केमिस्ट्री वाली भाषा, पेंसिल की नोक। जो यहाँ पर हमारे कैमरे में दिख रही होगी, ये ऊपर का टॉप हिस्सा, ये है पेंसिल की नोक। तो पेंसिल की जो नोक होती है वो काहे की बनी होती है? ग्रेफाइट की। इसका एक अपवाद और है कि ये जो विद्युत की सुचालक होती है, क्या होती है? सुचालक। विद्युत की सुचालक भी होती है क्या? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। ग्रेफाइट में विद्युत, यदि इस साइड से आप तार लगाओगे तो इधर भी करंट जाएगा, और बाकी धातुओं में ऐसा नहीं है। और जो इनका गलनांक क्वथनांक ये अपेक्षाकृत उच्च ही होते हैं, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, इसमें आपको जरसो डाउट नहीं होना चाहिए। और जो इनका घनत्व है, वो घनत्व जिक्र कर ही लेता हूं घनत्व का। इनका घनत्व जो है ठोसों की अपेक्षा क्या होता है? क्या धातुओं की अपेक्षा कम होता है। इनका घनत्व धातुओं की अपेक्षा कम होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ लेता हूं कि सर धातु हो गया, अधातु हो गया। एक आप लोगों ने उपधातु का भी जिक्र किया होगा, उपधातु भी आप लोग पढ़े होंगे। तो उपधातुओं में क्या होता है कि जो उपधातुएं होती है उसमें कुछ धातुओं के गुण मिलते होंगे और कुछ अधातुओं के गुण मिलते होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें अधातुओं में दो चीजें मेन होती हैं। पेज को ऐड कर लेते हैं उपधातुओं का। क्या है सर? उपधातुओं में क्या होता है? उपधातुओं में क्या होता है कि जो उपधातुएं होती हैं इनमें कुछ धातुओं के गुण होंगे और कुछ अधातुओं के गुण होंगे। इसको हम अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्धचालक की अंग्रेजी भी आप जानते होंगे। ऐसे उम्मीद मैं कर रहा हूं, थोड़ा कठिन होती है। उसको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। सभी ने सुना होगा सर सेमीकंडक्टर। ये इनके तीन नाम हैं। यदि कोई उपधातु कहे या अर्धचालक कहे या सेमीकंडक्टर कहे, बात एक है कि सर ये जो होते हैं ये अर्धचालक, या इनका नाम सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये कम करंट लेते हैं। क्या करते हैं? ये जो विद्युत है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट। ये क्या होते हैं? करंट जो है ये कम लेते हैं, जिसके कारण हम सबसे ज्यादा जो विद्युत उपकरणों में यूज है मैं इन्हीं का करता हूं। वो क्या होते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये दो नाम आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे ही रखेंगे। कौन कौन से दो नाम है? एक है सिलिकॉन, कौन कौन सा नाम है? एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम का तो यूज कम है, इसका यूज कम है, बट सिलिकॉन से हम भरपूर हैं। सिलिकॉन का मतलब क्या है? इसका यूज सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा यूज। अच्छा सर, यूज ज्यादा है तो करते हम कहां कहां पर हैं? तो इनका यूज देखो कहां कहां पर पड़ते। सबसे ज्यादा उपयोग दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, बल्ब नहीं है, बल्ब को ना इसमें लेना, बल्ब नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो बेसिक छोटी छोटी चीजें जो क्या है इनमें जर्मेनियम और देख लेते हैं सबसे ज्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम जितने भी हैं वो क्या है कि जो सबसे ज्यादा देख लेते हैं क्या क्या है। पेन को कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है
सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या, जैसे बनता काहे से है सिलिकॉन? सिलिकॉन बनता तो एक तत्व है, तो बनेगा काहे से? तत्व खुद अपने आप में परमाणुओं से मिलकर बनता है। दुनिया को पता है कि तत्व जितने भी हैं वो सब किसी ना किसी एक प्रकार के परमाणुओं से बने हैं। तो सिलिकॉन भी उसी में है। सिलिकॉन से सबसे ज्यादा चीजें बनती हैं। वो चीजें कौन कौन सी हैं? आपने देखा होगा सर, टीवी का नाम सुना होगा। हाँ सर सुना है। चिप जानते हैं? कोई चिप बता सकता है हमको? चिप, मेमोरी। हाँ सर, मेमोरी का नाम बहुत पहले सुने थे। भराने जाया करते होंगे पास के साइबर कैफे में। सर ये मेमोरी लीजिए, आप साइबर कैफे वाले को कहते होंगे ये मेमोरी ले लीजिए हमारी, और इसमें पिक्चर डाल दीजिए, गाना डाल दीजिए। ऐसा आप लोगों के दैनिक जीवन में व्यतीत हुआ होगा। तो क्या होते हैं कि जो चिप होती थी, तो चिप में आपने देखा होगा चिप का कुछ ऐसे होता होगा सर, कि आप देखे होंगे। इसमें एक साइड ऐसे होती होगी और इधर ये पत्तियां लगी होती होंगी पीली पीली। आप सबको ये बात मालूम होगी। अच्छा, जो ये पत्तियां होती हैं पीली पीली, यही इसमें लगा होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन, इसी का तो मैं जिक्र कर रहा था, इसी को समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जो पीली पीली पत्तियां, जितने भी टीवी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होंगे, जितने भी नहीं, एलईडी है, जैसे ये बोर्ड है, क्या है? बोर्ड है। बोर्ड में भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितने भी होंगे वो सब कैसे होंगे? ये सब सिलिकॉन के ही बने होंगे लगभग। आगे मैं बढ़ लेता हूं कि जो आपने बेसिक जानकारी ली है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। लोहे में जंग लगना आपने पढ़ चुका है पहले से ही। खनिज, हाँ अब आते हैं खनिज पर। तो खनिज क्या होते हैं? तो सभी बच्चे हमारे जानते होंगे कि खनिज क्या होते हैं। खनिज जो नहीं जानते हैं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे कि खनिज होता क्या है। खनिज क्या होते हैं कि जो पृथ्वी से हम निकालते हैं इंपॉर्टेंट चीज का मतलब है जो हमारे काम की चीज है। पृथ्वी से जो काम की चीज हमारे निकालने की है, या उपयोगी काम की चीज का मतलब है, कह दें कि पृथ्वी से उपयोगी वस्तु को निकालना। उपयोगी वस्तु को निकालना, उपयोगी वस्तु को निकालना क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। उपयोगी वस्तु को निकालना। अब मान लेते हैं किसी के जमीन, कहीं आपको पता चला कि यहाँ सोना है, तो उसको जब आप जमीन से निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा? खनिज होगा। वो सोना तो नहीं होगा। जमीन से जब आप किसी चीज को निकालते हैं तो खनिज के रूप में ही होता है। उसके बाद उसका शोधन किया जाता है। शोधन की विधियां मैं आगे जिक्र करूंगा, शोधन की विधियों का। तो जमीन से निकालने की जो प्रक्रिया होती है, या पृथ्वी से निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? खनिज। वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं। कह रहा वह यौगिक जो पृथ्वी के भूपर्वती में पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। भूपर्वती का मतलब है पृथ्वी के नीचे। जैसे लोहा हो गया, ये पता ही नहीं कहाँ लिख दिए हैं टाइपिस्ट महोदय। कोयला देखो लिखे हैं, कोयला हो गया, बॉक्साइड हो गया, नमक हो गया, जस्ता हो गया, चूना पत्थर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। जितना भी कुछ जमीन से निकालते हैं वो सब क्या है? तुम्हारा खनिज है। खनिज में भी कई प्रकार के खनिज आते हैं, मैं उनका जिक्र, जैसे जस्ता, चूना पत्थर, ये सब आप लोग जानते होंगे कि खनिज से हमको प्राप्त होते हैं अयस्क। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जो खनिज होते हैं, खनिज से हमको क्या मिलते हैं? अयस्क। खनिज से क्या मिलते हैं? खनिज से हमको प्राप्त होते हैं अयस्क। खनिज से अयस्क जो प्राप्त करने की विधि होती है, इसको हम कहते हैं सर धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म। अभी बताएंगे कि धातु कर्म क्या है। खनिज से अयस्क प्राप्त करना होता है। जमीन से हम निकाल तो लिए, मान लेते हैं, कह दिया कि सर इसमें लोहा है, तो जमीन में इतनी मिट्टी लेके आओगे और उसमें से थोड़ा सा लोहा निकलेगा। तो ऐसा तो नहीं कि लोहे का कहीं पत्थर या लोहे का कोई इतना बड़ा कोई सेब का कुछ गड़ा है, आप जाके उठा लिए, सर एक खनिज हो गया। ऐसा नहीं होता। हमारे पृथ्वी में कुछ जहां लाल मिट्टियां ज्यादा होंगी वहां पर लोहा की मात्रा अधिक होगी और वहीं से ही लोहा निकाला जाता है। तो अयस्क क्या होते हैं? लिखा है खनिज जिनमें हम किसी विशेष प्रकार की धातु या तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। यही बात है कि मान लेते हैं इतनी मिट्टी या 1 कटोरा मिट्टी कहीं से लाए हैं
और उसमें से हमको थोड़ी मात्रा तत्व की या कोई मात्रा धातु की मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, अयस्क। बट वो उपयोगी होना चाहिए, क्या कहलाएगा, अयस्क। धातु या तत्वों का लाभकारी रूप से कम खर्च में निकालना, कम खर्च में भी निकालना होता है। पता लगा कि आप लाए 2 कुंटल माटी है और उसमें से निकले 2 ग्राम लोहा, तो मतलब ही क्या है, कम खर्च भी लगना चाहिए। जब वो निकलेगा तभी तो हमको पता चलेगा कि अयस्क है। लिखा है सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इस बात पर बहुत जोर डालेंगे कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि खनिजों से हम क्या निकालते हैं, अयस्क। कहीं तो अयस्क से तो कोई खनिज नहीं निकाल रहा है, कोई खनिज नहीं निकाल रहा है, खनिजों से हम निकाल रहे हैं अयस्क। तभी तो कहा है कि जो सभी अयस्क होते हैं वो सब क्या होंगे, खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं कि सर मिट्टी भी साथ में लाए हैं, मिट्टी भी साथ में लाए हैं। अब क्या बताओ, सभी जो अयस्क हैं वो क्या सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क हैं? क्या इधर कहीं मिट्टी तुमको दिखी है? नहीं दिखी। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो अयस्क हैं वो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि खनिजों में बहुत प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, कुछ अलग अलग क्वालिटी की अशुद्धियां होती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे जो है आपके नेक्स्ट स्लाइड पर वो लिखा है कि धातुओं का हम निष्कर्षण कैसे करते हैं। धातुओं का निष्कर्षण कई विधियों से किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं उनको हम अलग अलग तरीके से, पहले आप जमीन से निकालेंगे तो वो खनिज रहे होंगे, फिर जमीन से निकालने पर वो अयस्क हुए होंगे। अब अयस्क जो हो जाते हैं तो उनके शुद्धिकरण के लिए हम बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला है अयस्क का सांद्रण। मैं नया पेज जोड़ लेता हूं, अयस्क का सांद्रण। आप पहली हेडिंग पढ़ेंगे, अयस्क का सांद्रण। क्या है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में, अयस्क के सांद्रण का मतलब होता है कि अयस्क, पहले आप कोई चीज लेंगे तो उसको आप साफ सफाई करेंगे, उस चीज को धुलेंगे, साबुन लगाएंगे, नहीं साफ हो रहा तो साबुन लगाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन विधियों से अयस्क का आप सांद्रण करेंगे। वो कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली विधि है आपकी गुरुत्वीय विधि। कौन सी विधि है सर? पहली विधि है गुरुत्वीय विधि। ये सभी जानते होंगे और इस विधि से सभी प्रचलित होंगे। पहली विधि आपकी है गुरुत्वीय विधि। गुरुत्वीय विधि का मतलब है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? जमीन के नीचे में। तो इसे मान लेते हैं कि आपके घर में, आपने उसका नाम सुना होगा, किसी चावल ले लीजिए, चावल में तुमको पत्थर को अलग करना है, चावल में पत्थर को अलग करना है, तो ज्यादा मात्रा में पत्थर होगा तो अलग करने में थोड़ी समस्या होगी। तो पहली विधि गुरुत्वीय विधि है। तो मान लेते हैं कि किसी मान लेते हैं चावल में आपका लोहा है तो उसको अलग करना है, लोहे के कण पड़े हैं तो अलग करना है। तो गुरुत्वीय विधि का मतलब है कि आप जो चावल है वो ऊपर हिस्सा रहेगा और गुरुत्वीय विधि के कारण जो लोहा होगा वो नीचे तलहटी में बैठ जाएगा। गुरुत्वीय का मतलब होता है कि नीचे गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, तो उसको हम कहते हैं, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं छान कर अलग करना। अगली जो आपकी विधि आती है वो आती है सर चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि आप सभी जानते होंगे, चुंबकीय विधि सभी ने अपनाया भी होगा चुंबकीय विधि, बट ये सर घर में तो कभी नहीं आजमाए, बट ये जो चुंबकीय विधि है ये सर रोड पर ज्यादा अपनाए हैं। रोड का मतलब समझ रहे हैं? सड़क ऐसे सबके गांव में ऐसी ही सड़क होती होगी, किसी घर में कोई दूसरी तरीके की तो नहीं है, ऐसी होती होगी। क्या होता है, आप जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट सभी जानते होंगे, मैग्नेट जो चुंबक होता है, तो चुंबक में क्या होता है कि आप एक रस्सी बांध लेते होंगे सर, बड़ी सी आप रस्सी बांध लिए और चल दिए। कहाँ चल दिए सर? तो झूठे मूठ बताया करते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी सी रस्सी बांध लिए और इसी सड़क पर आ गए, इसी सड़क पर छोटू आ गए और ये सड़क के किनारे किनारे चलते रहे, चुंबक लेके आ गए और आराम से इसको खिसकाते रहे। इधर से गए एक राउंड मारा, उधर से आए एक राउंड मारा। अब चुंबक उठा के देख लिए, चुंबक जब उठा के देखते तो उसमें हाँ छोटे छोटे कुछ लोहे के कण, बहुत सारे कण, और उसमें कुछ पिने और कुछ सिक्का सबके जीवन में हुआ होगा। तो लोहे, गुरुत्वीय का मतलब क्या है, सॉरी चुंबकीय का मतलब क्या है
कि चुंबक का हम प्रयोग करेंगे। लोहे को अलग कर रहे हैं तो लोहे वाला चुंबक का इस्तेमाल करेंगे। लोहे वाला चुंबक का मतलब यह है कि यदि लोहे के कण किसी अयस्क में हो जाते हैं तो हम चुंबक डाल के लोहे के कण को अलग कर लेंगे और अयस्क अलग हो जाएगा। अगली जो विधि है वो विधि है फेन प्लावन विधि। इसका भी आपने जिक्र किया होगा और ये भी आप जानते होंगे। अगली विधि क्या है? फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि क्या है? फेन प्लावन विधि में क्या होता है? फेन का मतलब होता है और किसी चीज में झाग देना। झाग का मतलब सभी जानते होंगे, जब आप सर्फ वगैरह पानी में कपड़े धुलने के लिए आप पहले ही पानी में घोल लेते होंगे सर्फ, तो उससे जो झाग निकलता है उसे ही कहते हैं फेन। वही फेन प्लावन विधि है। फेन प्लावन का मतलब ऐस का मतलब ऐस का हम शोधन ही तो कर रहे हैं, ऐस का सांद्रण ही तो कर रहे हैं। तो ऐस के यदि नॉर्मल अलग नहीं हो रहा होता है तो हम उसको फेन प्लावन विधि से अलग करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी बाल्टी में सर्फ को डाल दिए और उसमें ऐस डाल दिए, अच्छे से धुले मुझे निकल गया, तो ये विधि सक्सेसफुल है। वैसे यदि लोहे को अलग कर रहे हैं तो गुरुत्वीय विधि, लोहे को अलग कर रहे हैं चुंबकीय विधि, यदि उसको अलग कर रहे हैं तो फेन प्लावन विधि। ऐसी एक विधि जो आजकल के डिजिटल मार्केट में है वो सर क्या है? वो विधि है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या होती है? यांत्रिक विधि में क्या होता है? यांत्रिक विधियां जो होती हैं, आपने देखा होगा अभी, अब तो सबके गांव पड़ोस में है, एक पंखा होगा ऐसे पंखा, और अब तो ट्रैक्टर से चलने वाला आ गया है, ट्रैक्टर से चलने वाला पंखा, और उसके सामने आप खड़े हो जाएं, उसके सामने आप खड़े हैं और जैसे हमको लोहे अलग करना है, किसी हल्के पदार्थ से लोहा अलग करना है, तो हम पंखे को चला दिए और ऊपर से कुछ डाल रहे हैं और जितनी हवा लगती रहेगी, यदि कोई कण हल्का है तो वो दूर, यदि कोई कण मोटा है तो वो सीधे नीचे। आजकल ये सभी, अभी आपने धान कटाई की फसल का आनंद लिया होगा, बहुत अच्छे से आनंद लिया होगा। मम्मी और पापा ने ये आनंद आपको दिलाने में जरसों कमी नहीं छोड़ी होगी। जो पढ़ने वाले हैं हो सकता है उनके थोड़ी सी उनके पर रहम आ गया हो तो उनको ये काम नहीं मिला हो, बाकी जितने भी होंगे सबके घर वालों ने ये तो काम जरूर कराया होगा कि ये बहुत जरूरी काम है, ये काम आपको करना भी चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये रहम आपके मम्मी पापाओं ने नहीं किया होगा, वो काम जरूर करवाए होंगे, आपसे धान वगैरह ओसवाए होंगे। इसको ओसाना कहते हैं, ये सभी जानते हैं सर। इसको क्या कहते हैं? ओसाना। धान को ओसाना हो या किसी चीज को ओसाना हो। तो ये आपकी 3 विधियां थी, 4 विधियां थी, एक गुरुत्वीय विधि, दूसरी चुंबकीय विधि, और क्या था? फेन प्लावन विधि और यांत्रिक विधि। अगली जो इंपॉर्टेंट विधि है उसको हम क्या कहेंगे? भंजन। क्या कहेंगे? भंजन। इसको भर्जन भी कहते हैं, आप कंफ्यूज ना होना। भर्जन। इसमें क्या होता है कि इस जो विधि में होता है, ये क्या होती है, इसमें कहते हैं कि जब किसी चीज को गर्म किया जाता है, क्या है, जो हमको जिस चीज की अशुद्धि निकालना है तो उस चीज को हम गर्म करेंगे। अच्छा, गर्म करेंगे तो इसमें वायु की उपस्थिति रहेगी, वायु की उपस्थिति रहेगी, वायु की उपस्थिति रहेगी, वायु की उपस्थिति प्लस और क्या रहेगा? ऊर्जा या ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब हीट तो करेंगे ही करेंगे। यानी कि जो भंजन या भर्जन क्रिया है, भंजन ये जो गुण है इनको अलग करने का, तो उसमें क्या होता है कि हम वायु गर्म जो चीजों को एक पात्र में रखते हैं और उस हवा और उसमें बेशक विद्युत छोड़ देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी ठोस चीज से कोई, मान लेते हैं लोहे से कोई कण ऐसा चिपक गया है जो अलग नहीं हो रहा है, तो एक विधि है हमारे पास भंजन विधि या भर्जन विधि। उसमें क्या होता है कि अयस्क को हम गर्म कर देते हैं हवा की उपस्थिति में। जैसे नॉर्मल हवा की उपस्थिति का मतलब है जिसे नॉर्मल वातावरण में हम रख के और आग जला दें और गर्म हो जाए चीजें। गर्म हो जाने से कोई गंदगी छोड़ देती है चीजों को, तो उसी का जिक्र इसमें किया गया है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट विधि है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं निस्तापन। क्या कहते हैं? निस्तापन। निस्तापन विधि क्या होती है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, निस्तापन विधि। यदि इस विधि से 99% कितना?
99% अशुद्धि खत्म हो जाती है। 99%। इस विधि में क्या होता है, यहाँ तो सर आप गर्म भी कर रहे थे, वायु की उपस्थिति भी थी और ऊष्मा भी थी। यहाँ जब आप गर्म करेंगे तो वहां क्या होगा, वायु की उपस्थिति नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वायु की उपस्थिति नहीं होगी। यहाँ सिर्फ क्या मिलेगा सर, यहाँ केवल ऊष्मा रहेगी। क्या रहेगा, केवल ऊष्मा। निस्तापन में क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर का बॉक्स होता है, बहुत अच्छे से उसको फिल्टर डिजाइन किया गया होता है। इसमें आपका अयस्क डाल देते हैं और उसको एक विशेष प्रकार की भट्ठी से गर्म किया जाता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, ऊष्मा की मात्रा इतना बढ़ा दी जाती है, जो धातु होता है वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, अवस्था का परिवर्तन कर देता है, अवस्था का परिवर्तन। वैसे कोई बहुत ही मजबूर होगा जो अयस्क से गंदगी छोड़ नहीं रहा होगा। बाकी जितने भी काम होते हैं भाई स्टार्टिंग के 5 में ही छोड़ देना चाहिए था, इतना तो मजबूत बॉन्डिंग हुई नहीं होगी अयस्क की और गंदगी से। हम अयस्क का ही शोधन कर रहे हैं तब से। 5 विधियों में कोई मजबूत किसी की बॉन्डिंग है तो हो सकता है कि 5 विधियों में ही छोड़ देगा। यदि बहुत मजबूत बॉन्डिंग है, काफी दिन से आपका रिश्ता है किसी से, तो उसमें भर्जन और निस्तापन लगाने की आवश्यकता है। भर्जन या आप लगाओगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना होगा, निस्तापन लगाओगे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना होगा। तो उस मामले क्या होता है कि जब आप इसमें गर्म करते हैं तो जो तुम्हारा मेटल होगा, धातुएं होंगी, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगी, लेकिन जो उसमें वेस्ट पदार्थ गंदगी होगी वो क्या है, वो लिक्विड में होगी, वो लिक्विड में नहीं होगी। तो इसके कारण वो अलग हो जाती है। लास्ट का जो आपका हेडिंग है, जो शेष 1% गंदगी के लिए यूज की जाती है, उस हेडिंग का नाम है धातु का शोधन या धातु शोधन। धातु शोधन में क्या होता है, ये लास्ट स्टेप है शेष 1% गंदगी को खत्म करने के लिए धातु का शोधन। धातु के शोधन में क्या किया जाता है, धातु के शोधन में जैसे आप लोगों ने इसमें एक विशेष प्रकार की गंदगी ही मिलाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं,